हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने जाना था अमेंडमेंट के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप के अमेंडमेंट्स हैं और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को अमेंड करने के क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में। देखिए, वैसे तो मैंने आपको पहले कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बताए थे, लेकिन आज हम दोबारा से कुछ अन्य अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले हम दोबारा से कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी हो जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में यदि समझाया जाए तो ये एक रूल बुक की तरह है जिसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं, कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, कुछ लॉज दिए गए हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। चाहे गवर्नमेंट हो या नॉर्मल पीपल हो, सभी को ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स के भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल होते हैं। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब बनता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें प्रोविजंस को अमेंड करने का जो प्रोसीजर होता है वो टफ होते हैं, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं या लचीला संविधान, तो यहाँ पे जो संविधान संशोधन की जो प्रोसेस होती है या जो प्रक्रिया होती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी इजी होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह। लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है ना, वो ना ही लचीला है ना ही कठोर है, यानी कि ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के जो प्रोसीजर्स हैं हमारे इंडिया में, वो 3 तरीक़ों से है। पहला तो सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा बाय स्पेशल मेजॉरिटी और तीसरा बाय रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो चलिए गाइस, आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के बारे में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रोविजंस किए गए कि संसद या स्टेट लेजिस्लेचर्स के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाएगा और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया शेड्यूल यानी कि 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। तो गाइस, अब हम जानेंगे हमारे आज के दूसरे अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, यानी कि 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बारे में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस में वोटिंग की मिनिमम एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब हम जानेंगे हमारे 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990 के बारे में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 338 को अमेंड किया गया और SC/ST के लिए एक नेशनल कमीशन बनाने की व्यवस्था की गई। और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह भी बताया गया कि नेशनल कमीशन में एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन और 5 दूसरे मेंबर्स होंगे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। अब हम जानेंगे 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के बारे में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया और दिल्ली के लिए एक 70 सदस्यीय विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें कि 7 मेंबर्स होंगे, इसकी व्यवस्था की गई थी। तो चलिए अब हम जानते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बारे में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रोविजंस किए गए कि सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के नाम से पार्ट 9 ऐड किया जाएगा और एक नया शेड्यूल लाया जाएगा जिसमें कि 29 सब्जेक्ट्स होंगे और जितने भी पंचायती राज संस्थान हैं उन सभी में 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दी जाएंगी और SC/ST के लिए वहाँ के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें रिज़र्व की जाएंगी। ये 1992 में जब इंडिया में PV नरसिम्हा राव की सरकार चल रही थी, उसी दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया अमेंडमेंट किया गया। उस अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंडिया में जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ थी सभी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और एक नया पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया और उसी के साथ एक नया आर्टिकल 243A भी ऐड किया गया
और एक नया शेड्यूल 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया। 12th शेड्यूल में टोटल 18 सब्जेक्ट्स थे और इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये प्रोविज़न भी ऐड किया गया कि जितने भी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उन सभी में विमेन के लिए 1/3 सीटें रिज़र्व्ड होंगी और SC ST के लिए वहाँ के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें रिज़र्व की जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं सन 2002 की। सन 2002 में भारत में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी, उसी दौरान हमारे संविधान में एक नया संशोधन किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान किए गए कि आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया था। इस आर्टिकल के तहत ये प्रोविज़न किए गए कि जितने भी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु में हैं, उन सभी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटी में, जो कि आर्टिकल 51A के अंडर आता है, उसमें एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के माता पिता और गार्जियन उनको उचित शिक्षा के अवसर प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 45 में एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं 89th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। भारतीय संविधान में जब यह संशोधन किया गया था, उस दौरान भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी। इस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किए गए कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में आता है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता है। और इसमें यह भी बताया गया था कि इन दोनों आयोगों में एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 अन्य मेंबर्स होंगे, जिनको कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत दल बदल कानून को और मजबूती दी गई। इसके तहत कुछ प्रोविजंस किए गए थे, जैसे पार्लियामेंट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और अगर वो पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई कर देती है दल बदल के कानून के बेसिस पे, तो वो मेंबर मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से राज्य में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर यदि डिसक्वालीफाई हो जाता है इसी लॉ के बेसिस पे, तो वो मेंबर मंत्री नहीं बन पाएगा। इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ और प्रोविजंस भी किए गए थे, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की साइज़ सेंटर में पार्लियामेंट के टोटल स्ट्रेंथ की 15% ही होगी। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि सभी स्टेट्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के टोटल स्ट्रेंथ की 50% होगी, लेकिन अगर स्टेट्स चाहें तो इसे मिनिमम 12% भी रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 93rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। गाइस चलिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। आई होप कि आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई। अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन and do subscribe my YouTube channel Study with Priya, and goodbye, take care and stay safe.